हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है उत्तराखंड समूह के आने वाले एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं 45 दिनों में 45 पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर जो होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि अभी तक यूके एसएससी या फिर यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए पेपर हुए हैं। तो आज हमारी ये जो पेपर की सीरीज है, इसमें हम 5वां पेपर हल करेंगे। इससे पहले हमने 4 पेपरों को हल कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं 45 दिनों का महासंग्राम इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट के वाइज। जैसे आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी के मैंने यहाँ पर कितने 6 क्लास यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की समाप्त कर दी है, 6 क्लास में। इसके अलावा भारत का भूगोल भी मैंने आधा करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देखें, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली का संबंध बताना है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो भाषा वाले चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, कौन सी भाषा कौन सी उपभाषा है, वो सारी चीज़ें हमने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का, वो होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी का। हमने किस प्रकार से याद किया था, क ख ब 3 ब हैं भाई। और क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से बांगरू, ब से ब्रजभाषा, ब से बुंदेली। तो ये जो है 5 उपभाषा बोलियाँ जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमने याद किया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नज़र, ठीक है, ये संस्मरण संग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं, कौन सा संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो अम्बुद जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सरोज, नीरज और जलज कमल के जो हैं पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, मैं जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का कहाँ से करा रहा हूँ, यूट्यूब पर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। 30 सेकंड की वीडियो है, 50 सेकंड की वीडियो है। उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हिंदी साहित्य हैं उनमें जो कवि हैं उनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मैंने बता रखा है। तो 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट की वीडियो है, छोटी छोटी, आप उसको देख सकते हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको याद हो जाएंगी वो, ठीक है। और किसी किसी में तो मैंने ट्रिक भी बना के याद करवा रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको हिंदी साहित्य के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो अनेकों नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए पहला वाक्य जो हो गया वो अशुद्ध हो गया। सेकंड ऑप्शन बी देखो, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो आपका बंटी जो है वो एक प्रकार का कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। छठे का होगा ऑप्शन बी, उपन्यास है। और ये आपका बंटी किस की रचना है? आपका बंटी है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी की एक महाभोज है, वो भी आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है, वो भी आप याद कर सकते हैं, महाभोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो लोकोक्ति होगी वो होगी ऑप्शन डी, रस्सी जल गई पर ऐठे नहीं गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। देखो पत्र लेखन से हर एक पेपर में अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, जितने भी पेपर आपको करा रखे हैं,
पत्र लेखन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पत्र लेखन मैंने अपनी चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया है हिंदी में ही। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी देखो, हिंदी में पत्र लेखन देखना। 5 वीडियो में पूरा पत्र लेखन 5 के 5 पत्र जो कि आपके सिलेबस में है उनको कंप्लीट करा रखा है और वहाँ से क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। देखो टिप्पण का उद्देश्य क्या है ये मैंने बता रखा है। तो इसका उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। मामलों को निपटाना नियमानुसार टिप्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मूल स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आई, जो कि मूल स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन भी मैंने करा रखे हैं, आप उसको देख लेना। वहाँ पर भी मैंने मूल स्वर क्या होते हैं, व्युत्पन्न स्वर क्या होते हैं, स्वरों के भेद हमने देखे हैं किस प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं वो मूल स्वर हैं, ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर बताना है भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस प्रकार से होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर शब्दों के जो भेद हैं वो हैं तस्तम, तद्भव, देशत, विदेशी और संकर। इसी में एक आ जाएगा संकर शब्द, ठीक है। तो ये भी क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो कुल कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द का मतलब होता है जिसका एक ही अर्थ निकले, तो वो है ऐसा शब्द गंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर से पत्र लेखन का पूछ लिया है और पत्र लेखन की डेफिनेशन है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ अथवा स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र कहा जाता है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं, आप ज़रूर जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देवनागरी लिपि आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो वर्णात्मक मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्णात्मक। लेकिन अगर ऑप्शन आपको अक्षरात्मक भी दिख जाता है कभी कभी, अक्षरात्मक, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक और अक्षरात्मक जहाँ पर आपको दिखेगा तो आप दोनों ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अक्षरात्मक भी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसके अनुसार वर्णात्मक ही इसका राइट आंसर है। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। तो राजभाषा का प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है भाई, उपरोक्त सभी, जो राजभाषा है हमारी हिंदी और लिपि देवनागरी है, और इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी इसके क्षेत्र हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने, जब हम बात कर रहे थे समाचार पत्र लेखन की, तो समाचार पत्र लेखन किस प्रकार की शैली इसकी होती है, उल्टा पिरामिड शैली हमने देखा था। इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली हमने देखा था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की एक पहचान होती है जिसमें और, इसलिए, तथा, इस टाइप के आपको दो वाक्यों को कनेक्ट करने वाले शब्द मिलते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। देखो ऐसे शब्द कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये मिल रहा है ऑप्शन सी में, और। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण होगी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि संयुक्त वाक्य है 17 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव भी आपको याद करने हैं, उनके मैं अभी आने वाली क्लासेस में हिंदी की ये तत्सम तद्भव भी करा दूंगा, अभी मैंने नहीं कराया है। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 18वें का आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुद्ध शब्द है अंताक्षरी का, जो आप अंतराक्षरी बोलते हैं, तो उसका जो शुद्ध शब्द रूप है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी, अ आधा न आधा तो याक्षरे। ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने उज्ज्वल देखा था, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं, उ आधा ज व ल, इस तरीके से, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भारत में भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसके मुख्य उद्देश्य में आप देखो, मध्यवर्ती की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण करना, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता थे
ए और बी, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंडित हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे, तो दोनों ही व्यक्ति थे जो कि बनारस अधिवेशन 1905 में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम है। तो महात्मा गांधी के आंदोलनों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनके क्रम को व्यवस्थित करने से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आंदोलन उन्होंने पहले किया था। तो महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन ही किया था, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह बोला है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी खेड़ा सत्याग्रह बोला है। लेकिन बी और सी में देखो भैया, बी और सी में देखो, बी और सी में देखो क्या इसका राइट आंसर होगा। तो 23वें का होगा ऑप्शन सी। पहले हुआ था चंपारण, फिर हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, फिर हुआ था असहयोग आंदोलन। 1917, 1918 और 1918 फिर 1920। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इनके सन भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। लाल कुर्ती बाजार आपको बताना है, तो ये होगा रानीखेत में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है OPEC ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, जैसे कि ओपेक हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया जाता है, IMF का पूछ लिया जाता है, WTO का पूछ लिया जाता है। इस टाइप के प्रश्न भी मैं आपको 45 दिनों का जो महासंग्राम है उसमें कराऊंगा, जब विविध वाला टॉपिक कराऊंगा, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखना भाई। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा OPEC का मुख्यालय, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना में। वियना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है, तो उच्च हिमालयी चारागाहों को किस नाम से जाना जाता है। 26वें का होगा ऑप्शन सी, बुग्याल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर होगा इरफान हबीब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। 28वें का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलाकुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो गोपेश्वर का नाम, प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाएगा गोपेश्वर का, या फिर केदारखंड में नाम पूछ लिया जाएगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन में, दोनों ही क्वेश्चन में इसका आंसर होगा गोस्थल। गोस्थल इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 30वें क्वेश्चन का आंसर बताना है भाई। ये होगा 4 नवंबर 2008 को। 30वें का ऑप्शन बी, 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे, तो ये बनाए थे कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें का। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको रीजनिंग में समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी कितनी होगी। तो रीजनिंग की आज मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने त्रिभुजों की संख्या निकालना सिखा रखा है। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि आयत और वर्ग कैसे निकालते हैं, उनकी संख्याओं को कैसे हम गिन सकते हैं। तो भाई इस वाले क्वेश्चन को मैं कल की वीडियो में कराऊंगा रीजनिंग की, तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर समझाना पड़ेगा, जो कि इतना टाइम है नहीं कि हम ज़्यादा डिटेल में रीजनिंग के क्वेश्चनों को करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, ये हमने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा है। मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है इसकी छोटी सी, और आपको 45 दिनों के महासंग्राम में भी आपको करा रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो 34वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नाली जो है वो भूमि मापन का पैमाना है। ठीक है, तो एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है, वो होती है 16 मुट्ठी। 16 मुट्ठी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। 36वां प्रश्न का होगा ऑप्शन ए, 2005। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो कौन करता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग होता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है या फिर मैथ्स का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, बट रीजनिंग में हम इसको डालेंगे क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग जो है आपके वो सिलेबस में दी गई है। तो ये होगा आवर्ती बहुलक का मान निकालने के लिए हम आवृत्ति आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको सीधे से याद कर लेना, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं रीजनिंग में बता दूंगा अगर आपको बताना होगा तो।
किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन डी, पंडित नैन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 का आयोजन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। कोची केरल में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, और ये रीजनिंग डायरेक्शन से है, दिशा से है। मैंने ये वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तिलाड़ी कांड हुआ था 1930 में, मई 1930 में। ठीक है भाई, 5 मई 1930 में ये कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड। इसमें चक्रधर जुयाल थे जिन्होंने गोली चलाई थी, जिनको उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। और ये तिलाड़ी कांड है, इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिन्यू मैत्री 2019 है। सिन्यू मैत्री जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये है एक संयुक्त अभ्यास, संयुक्त युद्ध अभ्यास है। कहाँ का? भारत और जापान की वायुसेना का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? 44 का आंसर होगा हेनरी रैमजे को, क्योंकि उस समय यही कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था 1857 के समय में, तो इसलिए इसी को यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारत को यहाँ पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये आपको बताना है, तो ये होगा गंगोत्री नेशनल पार्क। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो गंगोत्री नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उपरोक्त सभी अधिकार होंगे, जैसे कि राजनीतिक अधिकार हो गया, नागरिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये सभी अधिकार इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है 48 का, और अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये है भाई बागेश्वर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो सूर्य से कौन सी किरण आती है भाई जो कि हमें पैराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ये है ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 50, ग्राम्या क्या है? तो ग्राम्य क्या है भाई, ये आपको बताना है। तो ये है एक जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। ये क्या है? एक प्रकार की जल से संबंधित एक योजना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई तोता काला नहीं है और सारे कौवे काले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसको मैं रीजनिंग में कराऊंगा भाई, और आप यहाँ पर इसको आंसर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना था। तो पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड का कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 2016। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24th जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? तो 2019 की रैंक पूछ रहा है, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था, तो ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी वर्तमान की रैंकिंग पूछी जाएंगी 2020, 21, 22 की। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के वो मैं आपको कराऊंगा आने वाले समय में, बट इसका आंसर आप देख लो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 53 का। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वन समस्याओं के समाधान हेतु की गई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है जो कि क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी से संबंधित एक प्रश्न है रीजनिंग का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनता है। आने वाली क्लास में मैं आपको रीजनिंग में इस प्रश्न को कराऊंगा, क्योंकि जब मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा आपको तब वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है? तो मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रैंडिस गेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कब करेगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वो 2023 में होने वाला है और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो कि रीजनिंग वाली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगल का वास्तविक नाम क्या है?
रिंगाल जो है एक उत्तराखंड का हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। एक नरकट घास है एक प्रकार की है, और इसका वास्तविक नाम क्या है? किम्ना बम्बूसा फलकाटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं ऑप्शन सी मालाबार, यानी कि मालाबार तट जो कि केरल में स्थित है। तो केरल के रावल यहाँ पर चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 1982 में की गई थी और जिसमें ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों में क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी? तो ये है नाबार्ड। नाबार्ड है भाई ऑप्शन ए। इसकी स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है इसका। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है? 62वें का होगा ऑप्शन बी मैथ। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है भाई फेवरेट पर्सन खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि एक क्वेश्चन बन जाता है इनसे कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल के युद्ध से संबंधित जय घोष है? तो जय घोष जो है गढ़वाल राइफल का जय बद्री विशाल। क्या है? जय बद्री विशाल। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग है? पत्तन युग्म कौन से हैं भाई? स्वेज नहर में यहाँ पर पोर्ट सईद और तेनफिक, ठीक है, तेनफिक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को कब मंजूरी दी थी? 66वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है रीजनिंग में। इसको मैं बाद में कराऊंगा जब आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगा तो। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई किसको कहा जाता है? 68 का ए कुंवर सिंह नेगी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक किया गया? ये मैंने 45 दिनों का महासंग्राम है जो कि इंडियन पॉलिटी में कराया था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो थी इंडियन पॉलिटी की, मेरे ख्याल से 6ठी क्लास थी, जिसमें हमने एक्ट पढ़े थे, चार्टर एक्ट पढ़े थे, अधिनियम पढ़े थे। तो उसी में एक अधिनियम पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसमें ये कहा गया था कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लामड़ गीत किससे संबंधित है? तो 70वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रकार का प्रेम गीत है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? तो ये है प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था भाई? ये हुआ था 18 सितंबर 1880, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी के.एम. मुंशी भी थे, अंबेडकर जी तो इसके अध्यक्ष रहे हैं, और गोपाल स्वामी अयंगर भी इसके सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल 7 सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन है, रावण की तप स्थली बैरास कुंड स्थित है? तो रावण की तप स्थली बैरास कुंड जो है वो चमोली जिले में स्थित है। 74वें का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग हुआ था? तो हरित क्रांति आई थी तो उस समय रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था सर्वाधिक मात्रा में। मशीनों का आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ था, यानी कि मशीनरी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। और उच्च पैदावार की किस्मों के बीज जो हैं उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 76वें का हो जाएगा ऑप्शन ए 11 जून 1952, 11 जून 1952। अगला क्वेश्चन है भाई, अलगोजा बजाया जाता है? अलगोजा कहाँ से बजाया जाता है? पैर से, नाक से, हाथ से या फिर मुंह से? तो अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थित रहता है? तो समताप मंडल है, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, तो समान ताप कहाँ पर रहेगा? समताप मंडल में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये है भाई प्रताप शाह, ऑप्शन बी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप शाह, प्रताप नगर की इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी? डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी चिन्हसुरा में। कहाँ पर भाई? चिन्हसुरा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो अस्कोट जो थी वो पाल और राजवंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 83 का ऑप्शन हो जाएगा 1982। अब आपको बताना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से वर्ष 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार उपरोक्त सभी को यहाँ पर दिया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग को, हैदर को भी दिया गया है और गो जियान मेई को भी दिया गया है, तो इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंड और सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। मुंड और सबर नाम, तो मुंड और सबर नाम से यहाँ पर 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बासुकी ताल है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये है कहाँ पर स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए, केदारनाथ के निकट। केदारनाथ के निकट रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है तो आप इसको वहीं से देख लेना भाई, जिसमें मैंने इशारा करते हुए, तस्वीर को देखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम है। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर है भाई, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलता ताल के किनारे। और ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर है, ये है गुजरात में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है, तो धनुष तीर्थ के नाम से प्राचीन नाम जो है वो टिहरी गढ़वाल का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसके आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य इसको, तो ये सौंपा गया था 11 मार्च 2014 को, ऑप्शन बी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था, 92 वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977-78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उत्तरकाशी को श्रेणी ए में रखा गया है एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत। 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए संघ शासित प्रदेश बने थे भारत में 2019 में। अब यहाँ पर आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे लद्दाख के, तो लद्दाख के तो थे डॉक्टर राधा कृष्ण माथुर, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जम्मू कश्मीर के कौन हैं, तो वो हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कब होगा, जब JNK की बात करेगा, ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राधा कृष्ण माथुर होगा, जो कि लद्दाख के हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौलीगंगा जो कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है वो, विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको मैंने बता रखा है कहाँ पर, इसको मैंने बताया है आपको रीजनिंग की उसमें, तो आप रीजनिंग की क्लास जरूर ज्वाइन करना, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उत्तराखंड का राज्य गठन हुआ था तो अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 97 में क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है, इसको फिर रीजनिंग में ही कराऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है, तो ये हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। 99 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, ठीक है, आप देख लेना, बहुत सारी क्लासेस मैंने करा दी हैं, 45 दिनों का महासंग्राम, और उसके अलावा भी हिंदी की क्लासेस मैंने करा दी हैं, रीजनिंग की क्लास करा दी है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कराई हैं, आप उनको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का जो हमारा पेपर होता है वो कंप्लीट होता है, तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दूसरा पेपर लेके कुछ और आपके लिए। तो तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।